नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2021 में है, लेकिन युद्ध अभी से शुरू हो चुका है। राज्य में कई सियासी हत्याओं के बाद गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। गृह मंत्रालय ने आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था को लेकर सम्मन भेजा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। राज्य में भीतरी और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। राज्यपाल के इस बड़े बयान के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ताल ठोके स्पेशल एडिशन में जनता के सवाल आज के ये हैं कि बंगाल में सियासी हिंसा, संवैधानिक संकट, तो समाधान क्या बंगाल पर कुछ बड़ा होने वाला है? राज्यपाल की माने तो क्या दीदी की सत्ता पर संवैधानिक संकट है? तो क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया है? यह सबसे बड़ा सवाल। और अब की बार किसका बंगाल, दीदी का या बीजेपी का? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ हैं। रूपा गांगुली जी, राज्य में हालात भयावह हैं। अगर राज्य सरकार से सांठगांठ नहीं तो लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं। राज्यपाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं। तो इशारा क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ है? देखिए, कई वर्षों से हम इस कठिनाई से गुजर रहे हैं। हमेशा लग रहा था कि कैसे बचे पश्चिम बंगाल की जनता। एक तो कल्चर बोलिए, हेरिटेज बोलिए, वो सब तो गया। अभी थोड़ा थोड़ा जो दिखता है वो दिखावट है। शहर के अंदर कुछ लोग अच्छे से बसे हुए हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप मेन कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट लोग छोड़ के आप जनता के बारे में देखिए तो कहीं पे भी जाए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए जाए, फेलियर ही फेलियर है। और कई साल से, आज नहीं कि ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तो ऐसा आर पार सिचुएशन जा रहा है कि आप नड्डा जी के कॉन्वॉय को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, मतलब इतने ही परेशान हो गए हो। लेकिन ये कई सालों से चल रहा है। ये तो मुझे लगता है तो कई साल पहले से हो जाना चाहिए था। तो टाइम आ गया है राष्ट्रपति शासन का, यही बीजेपी की मांग है? मेरी मांग नहीं है, बीजेपी की मांग नहीं है। मैं नहीं जानती हूं बीजेपी की मांग है कि नहीं। वो बीजेपी जो गवर्नर के पास डेपुटेशन देते हैं उनसे बाकी लोग तय करते हैं। I am not one of the deciding factors in that whole team. I will not know. I can only tell you about what the जनता is feeling. मैं जनता की बात आपको तक पहुंचा सकती हूँ। मुझे रूपा गांगुली को एज एक साधारण नागरिक, पश्चिम बंगाल जन्मभूमि है मेरे जन्मभूमि पश्चिम बंगाल की हालत देखकर मुझे पिछले 4-5 साल से लग रहा था कि ये पागलपन जो है इसको बंद करने का तरीका क्या हो सकता है, जनता कैसे बचे। अगर राष्ट्रपति शासन एकमात्र वही उपाय है तो वही होना चाहिए। और राज्यपाल कह रहे हैं कि वहां पर जो सरकारी तंत्र है उसका राजनीतिकरण हो गया है, तो जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। पुलिस क्या सरकार के इशारे पर काम कर रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2015-16 ऐसे हम वहाँ पे उतरे, गांव-गांव में गए तो हर एक इंसान तंग आ चुके थे। उसी समय से बहुत तंग आ चुके थे। उसके बाद 16 में जब राज्यसभा में मुझे आने का मौका मिला, मैंने देखा कि हर बार बात को उठाने जाती हूँ राज्यसभा में, हर बार कहने की कोशिश करती हूँ, सारे लोग चीख चिल्लाने लग जाते, कहते ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताइए, राज्य सरकार के अगर फेलियर से जनता पागल हो जाए तो कहां जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, बोलते रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये तो राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है।
ये जनता तो बीच में फंसे गए, जनता बिल्कुल फंस गए हैं। उनको लग रहा है कि हम कहां किसके पास जाए। हमको कितने बार फोन करके बोलते हैं आप लोग कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, अमित शाह भाई साहब को बोल दीजिए, यह हमारा हालत है। कैसे जनता को, साधारण इंसान को कैसे समझाएं कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम चिट्ठी लिख सकते। ये चिट्ठी का जवाब भी ममता सरकार देती नहीं है। पहले भी आपको याद होगा राज्यपाल ने जब ये सवाल उठाया था तो 9 पन्नों की चिट्ठी जो है वो भेज दी थी ममता बनर्जी ने, ये कहते हुए कि राज्यपाल को सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा, आप कोशिश करिए, जब त्रिपाठी जी थे राज्यपाल तब भी कितनी बुरी तरह से ममता बनर्जी उनको अपमानजनक बातें किया करती थी। याद है? एक बार पुराने फाइल निकाल के देख लीजिए किस तरह से उन पर आरोप लगाया जाता था। आज भी ऐसे भी ये हमारे गवर्नर सर के ऊपर भी ऐसे कहे जाते, कितनी अनप शनप बातें। इनसे क्या आप जवाब लेंगे और किनसे आप क्या आप सलाह लेंगे चीफ मिनिस्टर से, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का सम्मान ही नहीं करना जानते। उनको चिट्ठी भेजे आप काम के, उनको सिखाएं कि उनका क्या काम है। पहले अपना काम तो आप सीखो। लेकिन वो तो अभी भी टीएमसी तो अभी भी कहती है कि राज्यपाल जो है वो तो कहीं से भी आप बीजेपी के माउथ कहीं भी विषय, टीएमसी आज भी यही बात कह रही है। तो त्रिपाठी जी भी वैसे ही थे, उससे पहले त्रिपाठी जी भी वैसे ही थे, उनको भी इस तरह से बुरी बातें कही जाती थी। वो तो एकदम शांत इंसान थे। अच्छा रूपा गांधी जी, मेरा आखिरी सवाल, बोलते ये कह रही है ममता बनर्जी कि ये तो बीजेपी का ड्रामा है, ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर राजनीति उनके लिए ड्रामा लगता है तो उनके लिए वो ड्रामा लग सकता है। राजनीति का अर्थ है राजधर्म पालन करना, राजनीति का अर्थ है कि सही तरीके से गवर्न करना, ताकि लोगों को हर एक दिन नेता मंत्री के पीछे पीछे भागना ना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चले, वो स्मूथ की तरह, एकदम स्मूथ तरह चले। कैसे? एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं यहाँ पे केंद्र सरकार की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं पश्चिम बंगाल सरकार के लोग कैसे परेशान है इसके लिए बैठी हूँ। आप एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, किसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। एक चीज है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको जो मिलना चाहिए वो आपको आराम से सीधा घर बैठ के आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही गवर्नेंस है। गवर्नेंस इसे कहा जाता है। ये मुख्यमंत्री, इसको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इससे भी 1000 बार विरोध कर चुके, क्योंकि उनका आधार से जुड़ने के बाद सारी चीज घोटाला पकड़ में आ रहे हैं। तो जो राज्य हर एक चीज में घोटालाबाज बन गए हैं, आप मुझे बता दो, ये पश्चिम बंगाल क्या उनका अकेला का है? ये पश्चिम बंगाल का हर चीज का बदनामी जो कर रही है वो उनके अकेले की बदनामी हो रही है। हम लोग का सम्मान हानि नहीं होता, हम लोग का अपमान नहीं होता जी, हम उनके वोटर नहीं है, इसीलिए हमारा अपमान नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा गांगुली जी, अपनी बात जी न्यूज के इस मंच से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और खबर हमें मिल रही है बड़ी इस वक्त, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को जवाब दिया गया है। मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक रिपोर्ट भेजी है। जेपी नड्डा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, काफिले में ज्यादा गाड़ियों की वजह से यह घटना हुई। राज्य सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। तो यह जवाब दिया गया क्योंकि सम्मन किया गया था डीजीपी को और मुख्य सचिव को राज्य के, और उसके बाद यह जवाब दिया गया है कि काफिले में ज्यादा गाड़ियों की वजह से यह घटना हुई। हमारे साथ और भी मेहमान अब इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ राहुल चक्रवर्ती हैं, टीएमसी समर्थक, और संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। राहुल चक्रवर्ती, काफिले में ज्यादा गाड़ियां थी इसलिए सुरक्षा नहीं हो पाई। कल बंगाल पुलिस की ओर से कहा जा रहा था ये तो मामूली घटना थी, वहां कुछ लोग खड़े हुए थे और जब ये काफिला वहां से चला गया तो फिर वहां पर पत्थर फेंक दिए गए। अब कुछ और बात कही जा रही है, ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है राहुल चक्रवर्ती जी? मीमांसा जी, आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अब इतना देर बाद हमको मौका मिला है और रूपा जी ने इतना सारे बात कह चुके हैं। उनको ये याद रखना चाहिए, बड़ा शक्तिशाली अभिनेत्री है बंगाल के भी, अपने हिंदुस्तान के भी,
मगर उनको ये सोचना चाहिए कोई फिल्मी संलाप देने का, डायलॉग देने का जगह नहीं है। बात ये है, देखिए यहाँ पे बार बार ये आवाज उठाया जा रहा है जो टीएमसी में, यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बात का बात जब हो रहा है, नड्डा साहब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, कल अगर कोई घटना घटी इसके लिए हमारा बड़ा हम इसको कंडेम कर रहे हैं। मगर बात ये है जो ये कफीले लेके 50 गाड़ी लेके सेंट्रल फोर्स लेके नड्डा साहब जा रहा था, उसमें ये घटना किसने घटाया, किसने ये चीज किया? तृणमूल कांग्रेस इतना पॉलिटिकल इमैच्योर पार्टी नहीं है जो जानबूझ के कुछ हमला करे, उसको लेके ये पूरा हिंदुस्तान में इसका चर्चा हो और ये साबित हो जाए जो भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाकई में वीक है। तो टीएमसी कांग्रेस से किसके करने जाए? टीएमसी कांग्रेस क्यों ये हथियार भाजपा को देंगे? टीएमसी कांग्रेस क्यों इसका इस्तेमाल भाजपा को करने देंगे? बात ये है जो नहीं, तो आप ये कह रहे राहुल चक्रवर्ती वो टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने हमला किया? मेरा बात है सुनिए, तो बात ये है तो टीएमसी इतना इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मीमांसा जी। नहीं, ये क्लियर बता दीजिए ना राहुल चक्रवर्ती जी, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टीएमसी कार्यकर्ता नहीं थे। मीमांसा जी आप नहीं, गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई तो सुरक्षा नहीं हो सकती, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक ही गाड़ी जाएगी। आप इतना देर तक रूपा जी का बात सुन रहे थे, उस टाइम आप डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा बात सुनिए। तो बात ये है, तो हम लोग विकास का मुद्दा लेके बोल सकता है, हम लोग यहाँ विकास के मुद्दे पर आज डिस्कशन नहीं है राहुल चक्रवर्ती। नहीं, मेरा बात देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उनके काफिले पर पथराव होता है, ये पत्थर ईंट सबने देखे हैं, कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीरें। ये टीएमसी कांग्रेस का किया हुआ घटना नहीं, और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रहती है। सवाल इस बात को लेकर है और तृणमूल कांग्रेस को मलाइन करने का कोशिश किया जा रहा है। आप कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश हो रही है। संजू वर्मा, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप टीएमसी को, सरकार को? जी मीमांसा जी, मैं एक चीज साफ साफ शब्दों में आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं कि आतंक फैलाना, दुराचार, हिंसा, ये सब अभी टीएमसी के लिए बहुत ही नॉर्मल व्यवहार है। ये उनके डीएनए का मूल व्यवहार बन चुका है। मुझे ये बताइए कि जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो बशीरहाट के दंगे हों, चाहे वो भदुड़िया के दंगे हों 2017 में, चाहे आसनसोल के दंगे हों 2018 में, चाहे एंटी सीएए दंगे जो हुए थे 2019 में, या फिर मई 2020 में भद्रेश्वर बंगाल में एक जगह है जहां पर दंगे हुए पर नेशनल मीडिया ने उसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की। आप देखिए टीएमसी का रवैया क्या रहा है। उनका तो ये रवैया है चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कानूनी व्यवस्था हमारी ड्यूटी है, पर हम कानूनी व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में, न्याय प्रणाली को सही तरीके से चलाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मैं रूपा गांगुली जी से पूरी तरह सहमत हूं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, इनको ना तो संविधान की गरिमा की चिंता है, ना तो इनको राज्यपाल जगदीप धनखड़ की चिंता है, ना तो इनको ये कि भारत की इतने बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं बंगाल, इनको जरा भी ना तो इनको शर्म है, ना तो इनको संकोच है कि दिन दहाड़े इतनी बुरी तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष जो हमारे बंगाल के अध्यक्ष हैं वो जख्मी भी हुए, पर यहां पर आकर टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं या जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सिर्फ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनका काम है डिफ्लेक्टिंग अटेंशन। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं राहुल चक्रवर्ती, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगेंगी ममता बनर्जी? राहुल चक्रवर्ती, मेरे सवाल का जवाब। संजू वर्मा, मैं सवाल का जवाब ले लूं। राहुल चक्रवर्ती, क्लियरली मेरा सवाल सुनिए जरा पहले। नहीं, आप अपनी बात कहने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या ममता बनर्जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये बाहरी और भीतर वाला ये क्या होता है? आप कहिए ना, जवाब देना, पूछिए ना। नहीं, जेपी नड्डा अगर पश्चिम बंगाल में जाकर बाहरी हैं तो फिर आप अगर दिल्ली में आएंगे तो आप भी बाहरी हैं फिर उस लॉजिक से। तो ये बताइए राहुल चक्रवर्ती, आप यहाँ दिल्ली में आएंगे तो आपको फिर बाहरी के तौर पर ही ट्रीट किया जाए? फिर ऐसा बात नहीं है। नहीं, तो फिर नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी, ममता बनर्जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में जो कि अगर वहां जा रहा है कोई तो वो बाहरी क्या है ये समझ। नहीं, राहुल चक्रवर्ती, बाहरी का क्या मतलब होता है? बाहरी का मतलब सुनिए, पश्चिम बंगाल भारत में नहीं। मेरा बात सुनिए।
हम तृणमूल कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नॉन बंगाली है, क्या हम लोग उनको बाहर कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस में विधायक है बाहर के, तृणमूल कांग्रेस में जो बांग्ला नहीं बोलता है वैसे बहुत है विधायक, वैसा बहुत है काउंसिलर्स, तुम उनको बाहर ही नहीं, पश्चिम बंगाल भारत में नहीं है क्या? भारतीय नागरिक है जेपी नड्डा या नहीं है, ये बता दीजिए। अच्छा, फिर जेपी नड्डा भारतीय नागरिक है या नहीं है? किसी भी भाषा में बात कर सकता है, किसी भी धर्म को हो सकता है, वो बंगाली है। बात बाहरी का बात नहीं है, जो बाहर से आके नहीं तो बाहरी आए तो उन पर पत्थर पड़े तो ठीक है, बंगाल का है, ईंट उन पर फेंकी जाए तो ठीक है, उन पर हमले किए जाए, उनकी हत्याएं की जाए तो ठीक है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज। ठीक है संजू वर्मा, संजू वर्मा बोल चुके, अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए। यानी आप भी बहुत बोल चुकी है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, रखिए अपनी बात जल्दी। आपको कुलदीप सिंगर का जवाब नहीं, संगीत रागी जी को भी, संगीत रागी जी के पास भी नहीं जा पाई हूँ मैं। जल्दी से अपनी बात रखिए संजू वर्मा, 30 सेकंड फटाफट। मीमांसा जी, बात सिर्फ इतनी है कि 2011 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर था 4%। 2016 के असेंबली इलेक्शंस में हमको सिर्फ 3 सीटें मिली थी और हमारा वोट शेयर था 3.3%। बट 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में हमको 18 सीटें मिली और हमारा वोट शेयर था 41%। और इस बात की चुभन टीएमसी को है। टीएमसी को लोकसभा 2019 के चुनाव में सिर्फ 22 सीटें, बीजेपी से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा मिली थी। तब से ये दंगाईपन, गुंडागर्दी और आतंक पर उतर है। बात इतनी है कि इनको अपनी हार, मई में जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, हार इनको साफ साफ नजर आ रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। जी संगीत रागी, ये क्या हार का डर है, ये बौखलाहट है? बौखलाए हुए हैं। जो वामपंथी दल टीएमसी के साथ करते थे वही टीएमसी या बीजेपी के साथ कर रही है। संगीत रागी, राहुल चक्रवर्ती प्लीज, और भी पैनलिस्ट हैं उनको भी अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। आप लोगों की संगीत रागी, गुंडाईपन की, दंगेपन की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो राजनीतिक हिंसा का जो चरित्र है वो वामपंथियों ने दिया था, क्योंकि वामपंथ के अंदर जो है उनकी राजनीति में हिंसा एक आवश्यक तत्व है। उसके खिलाफ ही ममता बनर्जी आई थी सत्ता में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ममता बनर्जी ने उसी वामपंथ के चरित्र को अपना लिया और आज वो सत्ता में बने रहने के लिए वो दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तो जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको अपने साथ रख रही हैं, रोहिंग्या को अपने साथ खड़ी कर ली हैं, 30% अल्पसंख्यकों की वो राजनीति कर रही हैं और वह भी बहुत कॉम्युनल और देश के हित के खिलाफ राजनीति कर रही हैं। और दूसरा जो सहारा है उनका एक डर की संस्कृति। देखा होगा आपने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के समय जब बहुत सारे 2000 से ज्यादा लोग भाग करके झारखंड में और बिहार के अंदर आकर के शरण ले रहे थे। ऐसी स्थिति में एक कहा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर एक बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था जहां से अपने स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी जीत करके आते थे। पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग और डर का माहौल ऐसा था कि कहीं कहीं पर 90% मतदान होते थे, क्योंकि बाकी लोग जाते तो नहीं थे और जो वामपंथी गुंडे थे वे सारे के सारे वोट एक तरफा एक पार्टी को कर दिया करते थे, अपनी पार्टी को। वही माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने खड़ा करने की कोशिश किया है जी। लोकसभा चुनाव के दरमियान सीआरपीएफ के फोर्सेस ने जाकर के इसको बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद फिर से हत्या का एक सिलसिला चल पड़ा है। यह ठीक बात है कि कानून और व्यवस्था के कारण आप राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकते उस आधार पर, लेकिन मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं यहां चरमरा गई हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के राज्यपाल को राज्यपाल को संविधान के अंदर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। दूसरी बात, राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है, राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि कुछ भी होता है तो उसके लिए उसको देखभाल बाकी नागरिकों की रक्षा करना। ये बात उन्होंने कही भी राहुल चक्रवर्ती, ये ममता सरकार पर संवैधानिक संकट। राज्यपाल ये कह रहे हैं कि अपने रास्ते से अगर भटकेंगी ममता बनर्जी तो फिर मेरा रोड शुरू हो जाएगा। संगीत जी को मैं इसको याद दिला दे, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरा राज्य का हेड है, मतलब ये जो राज्य है वो राज्य का हेड वो है। और ये जब वोट लेते हैं तो ये कहते हैं जो ये हमारा राज्य है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है
तो उनको अपना हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। हर रोज ट्वीट नहीं करना चाहिए, हर रोज नहीं प्रेस करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि राज्य के राज्यपाल को हेड के नाते इंटरव्यू करने का अधिकार है। आपको मालूम है कि वो कार्यपालिका को, विधायिका को कोई भी संदेश देने का अधिकार उनको संविधान के द्वारा प्राप्त है। मगर उनको ये सोचना चाहिए उनका क्या आपको एक जानकारी दे दूं, संविधान की जानकारी दे दूं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं एक संवैधानिक जानकारी आपको दे दूं। राहुल चक्रवर्ती नहीं, राज्यपाल की आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? राज्यपाल अगर कुछ कह रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, अगर पुलिस वहां पर काम नहीं कर रही है तो क्या आंख बंद कर ली जाए? ना तो एक बेसिक रिस्पेक्ट दी है। अच्छा राहुल चक्रवर्ती, ये बता दीजिए, बीजेपी का आरोप है कि वहां इतने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कितनी चार्जशीट हुई, कितनी गिरफ्तारियां हो गई, जरा ये ब्यौरा दे दीजिए जरा। तो बंगाल में नहीं, आप कह रहे हैं ना सब कुछ ठीक ठाक है वहां पर, तो ये बता दीजिए कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी चार्जशीट हुई? सिर्फ राहुल चक्रवर्ती बोलेंगे, प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं। राहुल चक्रवर्ती जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संजू वर्मा मैं आपके पास आ रही हूँ। जल्दी से जवाब, कितनी गिरफ्तारियां हुई? राज्यपाल का, मैं तो आपको कह रहा हूं, राज्यपाल का यह कर्म या धर्म नहीं होता है जो संविधान का शीर्ष में है, जो हर रोज ट्वीट करे या प्रेस करे, तो प्रेस बुला के हर चीज हलो हलो ऐलान करे। नहीं, आप ये तो बता दीजिए ना, फिर आप एक्शन क्या लिया गया? आप कह रहे हैं ना कि सब कुछ कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, तो जवाब तो दे दीजिए प्लीज। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कर्मियों को मारा जा रहा है और ये भाजपा लग रहा है जो गिदड़ का तरह झांक रहा है, जो कब यहाँ मौत होगा और मौत का लेकर राजनीति करेगा। ये नहीं चलेगा। यहाँ पे धर्म का नाम पे पोलराइजेशन नहीं होगा, यहाँ जात का नाम पे पोलराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए। ये बेकार वाला मामला लेके राहुल चक्रवर्ती, ये लोकतंत्र है, कोई हर किसी सियासी दल को किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए लड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। क्या ये अधिकार भी आप छीन लेंगे? कौन छीनना है भाई, बताइए ना आपके। नहीं तो किस लिए जा रहे थे? जेपी नड्डा वहां जाते हैं, आप वहां पर कभी अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होने देते? तो ये सब कौन बता ये लोकतंत्र है क्या? नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे 18 सीट जीता कैसे? वामपंथियों का आशीर्वाद से ठीक है, मगर जीता है तो 18 से नहीं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। संजू वर्मा, आप अपनी बात रखिए। जी मीमांसा जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि टीएमसी अभी बौखलाई इसलिए हुई है क्योंकि उनके खुद के जो बड़े बड़े नेता हैं वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी आना चाहते हैं। चाहे वो इनके फॉरेस्ट एंड फिशरीज के मंत्री हैं राजीव बैनर्जी, उनकी बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अरूप रॉय, चाहे बात कर लीजिए ममता बनर्जी के एक वक्त के सबसे बड़े खास शुवेंदु अधिकारी। मैं ये भी बता दूं, जो यहां पर टीएमसी के प्रतिनिधि बैठे हैं, कि मुझे ये बताइए, अरूप रॉय इतने बड़े नेता, आपके शुवेंदु अधिकारी आपके इतने बड़े नेता, राजीव बैनर्जी आपके इतने बड़े नेता, सबने कहा है कि टीएमसी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ इल्जाम लगाया है आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फरहीद हकीम पर। आप खुद अपनी पार्टी के बीच में जो इतना सारा माहौल खराब है, आप उसको पहले कंट्रोल करिए। बीजेपी पर लांछन लगाना, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे ये बताइए, पिछले 6 सालों में हमारे 120 से ज्यादा कार्यकर्ता मौत के घाट पर उतार दिए गए। आपको शर्म नहीं आती? सिर्फ एक कॉटन की साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर यदि ममता बनर्जी सोचती है कि वो बहुत बड़ी नेता बन गई हैं, तो गलत बात है। वॉशिंग मशीन है क्या? 34 सालों तक सीपीआईएम ने राज किया था, फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर आई, और अभी 10 साल के बाद ममता बनर्जी को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सीपीआईएम की तरह ममता की सरकार भी दंगाईपन और गुंडाईपन पे उतर आई है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, अम्फन साइक्लोन आया था, आपने क्या किया मुझे बताइए? कौन से बड़े उद्योगपतियों ने वहां पर बंगाल में निवेश किया है, मुझे बताइए। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा क्यों आना चाहते हैं, मुझे बताइए। ममता बनर्जी के भतीजे, देखिए ये ब्लेम गेम तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। आपने पार्टी का सारा ये ब्लेम गेम तो चलता रहता है टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार। लेकिन संगीत रागी, ये जिस तरह के हालात इस वक्त राज्य में नजर आ रहे हैं, अगर बीजेपी पार्टी के सदस्य वहां पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर की जा रही है, अगर बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उन पर हमले किए जा रहे हैं, क्या ऐसे दौर में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं?
संगीत रागी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की लड़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। और मैं राहुल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि संविधान ने ये अधिकार दिया है राज्यपाल को कि वो कार्यपालिका और विधायिका जब भी उनकी इच्छा करे, जिस समय इच्छा करे, वो उसको संदेश दे सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ कर सकते हैं। सही बात। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, हस्तक्षेप नहीं किया था। ये कैसा राज्य है जहां पर राज्यपाल को उसके विश्वविद्यालय में घेर लिया जाता है? ये कैसा राज्यपाल है जो केंद्रीय मंत्री जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है? ये कैसा राज्य है, कैसा लोकतंत्र है जो एक मुसलमानों के जो मुल्ले कटमुल्ले हैं उनको तो वजीफा दिया जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारियों के बारे में तो कोई बात नहीं की जाती है। वसीर घाट होता है और पुलिस चुपचाप देखते रह जाती है। रोहिंग्या आकर के बैठ जाते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आकर। इससे पहले कि मैं रैप करूं, बहुत ही छोटे से संक्षेप में संजू वर्मा, ये भी आरोप लगता है बीजेपी पर कि एक जमीन तैयार की जा रही है राष्ट्रपति शासन के लिए। ये मांग आपकी ओर से की जाएगी? आखिरी सवाल। देखिए मीमांसा जी, मैं एक चीज साफ साफ कह देना चाहती हूं कि आप और हम सब जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और ममता बनर्जी इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। पर यदि हमको राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाना होता तो पिछले 5-6 सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, हम वो मौका उठाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहते थे। पर बीजेपी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। हम लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और हम ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में हराएंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहीं पर इस डिस्कशन को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है, हालांकि चुनाव अभी दूर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.